गुड इवनिंग ऑल। मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि आईएएस आईपीएस एकेडमी मुंबई ठाणे, आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करता हूँ। 26 नवंबर 2020 से लेके 5 दिसंबर 2020 तक हमने पूरा 10 दिन का और लगभग 11-12 लेक्चर्स का हमारा एक शेड्यूल तय किया है और उसके हिसाब से हमारे मतलब भारत का जो संविधान है, उस संविधान दिन के उपलक्ष्य में हमने यह लेक्चर सीरीज शुरू की थी और बहुत ही अच्छी तरह से यह जो लेक्चर सीरीज जो है, वो भारतीय संविधान, उसकी मूल्य व्यवस्था और उसकी उपयोगिता, इस शीर्षक के माध्यम से भारतीय संविधान से जुड़े अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स है, जैसे हेल्थ है, जैसे एजुकेशन है, लेबर है, मतलब वेलफेयर ऑफ लेबर, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, रिजर्वेशन पॉलिसी, environment issues, fundamental duties, fundamental rights, directive principles, preamble of the Indian Constitution, ये जो सारे टॉपिक्स है और मेनली एप्लीकेशन पार्ट, इसके ऊपर हमने काफी सारे लेक्चर्स लिए हैं। आज का ये 6वां दिन है। कल डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर, जो मेरे मित्र हैं, बहुत ही काफी सालों से, मतलब जब से मैंने 2006 से फुल टाइम संबोधि आईएएस एकेडमी का आईएएस एकेडमी स्टार्ट की, तब से और उसके पहले से हम लोग सिविल सर्विसेज आईएएस की प्रिपरेशन में हम साथ में थे, जुड़े थे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट्स में हम लोग काफी सालों से काम करते हैं दोनों साथ मिलके। सो उनका कल रिजर्वेशन पॉलिसी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और काफी सारे लोगों का जिसमें कंफ्यूजन होता है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट सेशन हुआ। एक्चुअली वो बहुत बड़ा इशू है और हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स उसके ऊपर चलते रहते हैं राउंड द ईयर। लेकिन कल एक छोटा-सा 1.5 घंटे का उनका सेशन हुआ। आज का जो सेशन है, फिर से डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर का सेशन है। डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड के रीजनल कमिश्नर है सोलापुर के और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर जो है भारत सरकार की, उसके अंडर में उनका डिपार्टमेंट आता है। तो लेबर इश्यूज लेबर वेलफेयर, मतलब श्रमिकों का कल्याण, श्रमिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज और उनके लिए जो एक्ट्स है, उसके ऊपर उनकी बहुत ही अच्छी अथॉरिटी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट गिविंग मोर इंट्रोडक्शन, मैं आज 1 दिसंबर 2020 का ये जो सेशन है, उसमें डॉक्टर हेमंत तिरपुड़े सर का स्वागत करता हूँ। जो लोग आज इस सेशन में नए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और जो स्टूडेंट्स मेरे संबोधि आईएएस एकेडमी के यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट्स जो रेगुलरली इसको अटेंड कर रहे हैं, सभी का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर हेमंत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो सेशन है इमीडिएटली स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हेमंत। Thank you, Mangesh. Good evening, all of you. Hope you are in the finest of your health and humor. थोड़ा सा मंगेश जी ने जो आज के सेशन और आज के मेरे शेयरिंग के बारे में जो एक्सप्रेस किया है, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करना चाहूँगा। I am not the authority over labor laws, but चूंकि मैं लेबर मिनिस्ट्री, which is called as Ministry of Labor and Employment under central government, that is Government of India, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में मैं काम करता हूँ। तो आई हैव along with दी, जैसे कि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव स्टेट मिनिस्ट्रीज फॉर लेबर। राज्य सरकारों की भी अपने अपने श्रम मंत्रालय होते हैं स्टेट लेवल पर। तो मोस्टली इस क्षेत्र में जब हम फील्ड में वर्क करते हैं, when we go for application and enforcement of labor laws, social security laws, तो जितने भी श्रमिकों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स है, संगठन है, अथॉरिटीज है, ऑफिसर्स है,
उन सभी के साथ इंटरेक्शन, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन, उनकी हेल्प, असिस्टेंस लेकर काम करना पड़ता है। सो इसी के चलते थोड़ी बहुत मुझे मीन्स बर्ड व्यू से, एक ब्रॉड व्यू से एग्जिस्टिंग लेबर लॉस क्या क्या होते हैं, उनके बुलेट प्रोविजंस जिसे हम कहेंगे कि क्या रहते हैं, दैट आई केम टू नो. I have not studied. I have not studied. It is just from the experience and sharing in my official capacity since 14 years. मैं एक 14 साल से इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा हूँ. And the name of my organization is EPFO. It is Employees Provident Fund Organization. Yeah, it is an autonomous organization under the Labor Ministry. It is not a government department. It is an autonomous organization. There is a difference between a government department and autonomous organization. Government departments, they are not having, they might not be having that much powers to take decisions on their own. Maybe they are administrative decisions, their financial decisions. Instead of a department, the government of India, the central government thought it fit to create an autonomous organization to give them some autonomy. इनको थोड़ी सी हम इनको छूट दे दे, खुद होकर अपना कानून, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये कानून इंप्लीमेंट करने के लिए इनको हम ऑटोनॉमी दे दे. ऑटोनॉमी इन enforcing the law, autonomy in administrative decision making, and autonomy in financial decisions. So ऐसा माना जाता है कि जो autonomous organizations होते हैं, they are more free from interference from the government. जो हमें डे टू डे इंटरफियरेंस किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिखता है, वैसा इंटरफियरेंस किसी ऑटोनॉमस सेटअप में हमें नहीं दिखता. और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. Autonomous decisions, administrative as well as financial, as well as law enforcing decision, without the day-to-day interference, without the day-to-day involvement of the political class. Yes, it helps. It helps a lot. So, अभी ये जो श्रमिक है, ये जो वर्कर्स है, ये वर्कर्स, let us have a what we call top view of the types or the classes of workers in India. All over the country, we will be seeing workers which are workers is a category, employees is another category, officers is another category. Usually employees जो है या officers जो है, यह आपको मिलेंगे, we will be calling them officers and employees when they are working under some government department, government controlled setup. लेकिन वर्कर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, वर्कर की एक लीगल डेफिनेशन है, और जितने भी वर्कर्स के रिलेटेड लॉज है, लेबर के रिलेटेड लॉज है, उन सभी लॉज ने अपने अपने लॉ के लिए वर्कर की डेफिनेशन अलग अलग बनाई हुई है. जैसे मेरा लॉ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसके लॉ के तहत एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग आती है. जहां पर दूसरा एक लॉ है जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वहां पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग आएगी. उसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट. तो ऐसे जितने भी अलग अलग लेबर लॉज है, वहां पर लेबर की डेफिनेशन या वर्कमैन की डेफिनेशन या वर्कर की डेफिनेशन, इट विल बी डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर लॉ. वो उस पर्टिकुलर लॉ के तहत डिफाइन की गई होगी. सो
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और गवर्नमेंट सेटअप में काम करने वाले, उनका अलग डेफिनेशन है। उसके बाद जो प्राइवेट सेटअप में काम करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनका अलग डेफिनेशन है। जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उनका अलग डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर वर्कर्स का डेफिनेशन अलग है। सो इन सभी को अगर हमें ब्रॉडली कैटेगराइज करना है तो वी गेट टू सेटअप्स। वन इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अदर इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर इस तरह का भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यानी पूरी वर्कफोर्स, इफ वी टेक इनटू अकाउंट द एंटायर वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, including the government workers, including the workers in the private setup, including the workers in the industries, factories, इन सभी को अगर हम लेते हैं तो ये दो कैटेगरीज हमारी बनती है, ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेक्शन, क्या कोई बता पाएगा कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? क्या कोई गेस कर पाएगा या क्या कोई क्लू दे पाएगा? Organized sector has a legal entity, as means they have union, associations like this. They have right to fight against the institution or against any injustice. But in organized sector, they have no such setups, or they cannot fight in a together. Their rights are not being protected. Rightly said, Prakash ji. Rightly said. Sir, one more I wanted to add. Here the point of recognition also comes, wherein organized sector workers are recognized everywhere. Their work is recognized, and it plays a larger role. And in the economic calculations also, we calculate the organized sector's contribution, whereas the unorganized sector's contribution, we at maximum times we don't have any system to calculate, or it is scattered, and usually we don't count their contribution. Rightly said. Rightly said. So यानी अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। मींस रनिंग अप एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसके लिए यह एक्टिविटी चलने के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। नाउ यह एक्टिविटी सेटअप करने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के बाद आपने जो वर्कर्स को एंगेज किया है, उन सभी वर्कर्स को एज पर द एप्लीकेबल लॉज, सोशल सिक्योरिटी लॉज, लेबर लॉज, जो लेबर लॉज है उनके तहत आपको अगर उनको बेनिफिट देना है तो let us take an example of a company just like a Reliance Industry, private sector company Reliance Industry। यह कंपनी खोलते समय इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी है। इन्होंने रजिस्टर्ड किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अलग अलग लाइसेंसेस, अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कंपनी के देयर इज एक्ट कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट, major act which is regulating the setup of companies, the registration of companies। तो अभी एक कंपनी की तो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई, तो उसको अलग अलग लेबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद कंपनी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने के बाद उनको जो वर्कर्स है, उनके वर्कर्स जो है, उनके वर्कर्स की भी रजिस्ट्रेशन, उनकी आइडेंटिटी और उनके रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है, उनके रिलेटेड जो डाटा है वो मेंटेन करना होता है।
most important, the maintenance of records, the maintenance of data of the workforce. It is most important. डाटा मेंटेन करना होता है, मतलब उन्होंने कंपनी ज्वाइन कब की, उनके वेजेस कितने हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनके बैंक डिटेल्स क्या है. All these things are required to be recorded. Now this is a setup of an company or business entity or economic entity in an organized sector, formal sector में. अभी यह बड़ा सेटअप होता है, यह बड़ा सेटअप होता है. Now let us go to an example in an unorganized sector या informal sector. अभी जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो वेदर इट वाज यस्टरडेज वेबिनार या नो, इट वाज अनदर वेबिनार, कि रास्ते पर जाते समय हमें वी कम अक्रॉस vendors who are selling what we call pohe, breakfast, some snacks, chai. Okay, अभी ये जो चाय वाला है, ये चाय वाला अपनी पहियों, 4 पहियों की गाड़ी लेकर एक जगह पे खड़ा रह सकता है. अपना स्टोव रहता है, स्टोव में अपने रॉ मटेरियल्स लेके वो बनाता है. उसके साथ असिस्टेंस के लिए एक कोई उसका फैमिली मेंबर ही होगा या कोई और एक एम्प्लॉय होगा हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए. वो बेचारा चाय बनाता है, बेचता है, शाम को चला जाता है. Whether he needs to obtain any license, whether he needs to obtain any registration, क्या उसको कोई डाटा, उसके वर्कर का डाटा मेंटेन करना जरूरी है? उसको क्या उसके जो हेल्पर है उसका वेज, उसका तनख्वाह फिक्स करना जरूरी है? उसको क्या उसको बोनस देना जरूरी है? लेकिन ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बिजनेस एक्टिविटी रन हो रही है. बिजनेस एक्टिविटी रन हो रही है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है. नाउ यह इस तरह के जो छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो सारे के सारे और इस तरह से के बहुत सारे स्कैटर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटिटीज रहती है जो कि 10 वर्कर्स से भी कम वर्कर्स में अपनी बिजनेस एक्टिविटी रन करते हैं. तो मोस्टली ऐसे वर्कर्स, ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज जो 10 से कम संख्या में है, 5 से कम संख्या में है, यह स्कैटर्ड है, यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे जिसको हम कहेंगे विच ऑक्युपाइज द 50% ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, हाफ ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंपोज्ड, कंस्टिट्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़ी हुई जितने भी बातें हैं, जितने भी एक्टिविटीज है, वो सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी. तो यह 85%, 85% आपका पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है और केवल 15% आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है. अभी यह जो इतना बड़ा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके अंडर में वर्कफोर्स भी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा पैमाने पर वर्कफोर्स आती है, लेकिन इसका जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, वो कम होता है कंपेयर्ड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भले ही कम होंगे, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत बड़ा होता है. अभी यह ऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 more सेगमेंट्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे आपके गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर. अभी यह जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यह एंटायर 15% ऑर्गेनाइज सेक्टर के केवल 2 से 3% है. 2 से 3% गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद 12% आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर,
and remaining 85% is the unorganized sector. यह है आपका broad picture of the entire workforce in India. 2 से 3% गवर्नमेंट सेक्टर, 12% आपका कॉर्पोरेट सेक्टर और रिमेनिंग 85% आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी एक मजेदार बात, we have labor laws, we have जो श्रम के रिलेटेड कानून है, जो कर्मचारियों के रिलेटेड कानून है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाता है, यह स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है। अभी चूंकि लेबर ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है और यूनियन लिस्ट में भी आता है। कुछ एंट्रीज, 3 एंट्रीज हमें यूनियन लिस्ट में भी दिखते हैं और 3 एंट्रीज हमें कॉन्करेंट लिस्ट में भी दिखती है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्कर्स के रिलेटेड कानून बनाता है। एट द सेम टाइम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो फॉर्मुलेट देयर ओन लॉज फॉर द लेबर। पूरे मिलाकर 50 से ज्यादा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं, 40 से ज्यादा कानून एटलीस्ट है ही है, और एटलीस्ट देयर आर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ उतने ही कानून स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए। उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं वो उससे ज्यादा ही है। अभी ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज, ये सारे के सारे लॉज अप्लाई होते हैं केवल और केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। ये जो 15% का ऑर्गेनाइज लेबर है, 15% जो आपका ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, केवल उन पे अप्लाई होता है। और बाकी का जो 85% वर्कफोर्स है या लेबर फोर्स है, इस पर अभी भी कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता है। यह बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं गैप है, या इसको जो हम बोलेंगे कि ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी है कि भैया आपके 100 कानून है, लेबर से रिलेटेड 100 कानून है, लेकिन वो अप्लाई करते हैं केवल 15% वर्कफोर्स पे, 85% वर्कफोर्स पे आपके जो वेलफेयर लॉज है वो आपका अप्लाई नहीं होता है। अभी इस पर पहल होना शुरू हुआ है। जैसे कि 2008 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, मैं लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में ही। तो अभी थोड़ी सी पहल, एकदम हमने बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। लेकिन for most of the years, the entire 85% unorganized workforce was not having any protection of labor laws, was not having any protection of social security laws. यह बहुत बड़ा डेफिसिट है, यह बहुत बड़ी खामी है। इसको अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि लेबर कमिश्नर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर या मेरे प्रोविडेंट फंड के इंस्पेक्टर या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यह जो रास्ते पर ठेले पर काम करने वाला जो वर्कर है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके लिए मेरे लॉज कोई कारगर साबित नहीं होते हैं। उसकी अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो मेरे लॉज या बाकी के ये जो श्रमिक के रिलेटेड लॉज है उसके तहत उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो यस, दिस इज द एरिया वेयर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ होल, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क अपॉन। दे आर नाउ ट्राइंग टू कवर अप दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एरिया नाउ। एक, जब ये कोरोना पेंडेमिक की शुरुआत हुई और जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू आई थिंक उसके 6 महीने तक जो हमने देखा है,
जो सबसे ज्यादा सफरिंग हमें हमारे टीवी पर दिखाई दे रही थी वो केवल और केवल वर्कफोर्स की थी। यह वर्कफोर्स, और उसमें भी जो कौन सा वर्कफोर्स, यह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला वर्कफोर्स की तादाद ज्यादा थी। ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कफोर्स भी बहुत बड़े सफरिंग के थ्रू गया। सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा सफरिंग हुई माइग्रेंट वर्कर्स को, माइग्रेंट लेबर को। नाउ अभी क्या आप सभी ने, हम सभी ने देखा कि यह माइग्रेंट वर्कर्स जहां पर काम कर रहे थे, अपनी काम की जगह छोड़कर वो अपने होम टाउन में जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे? वो जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। जो मिले वो वाहन, वो कंटेनर्स में जा रहे थे, वो ट्रक्स में जा रहे थे। उनको जो साधन मिले वहां से वो जा रहे थे। वो पहाड़ियों से भी जा रहे थे, वो जंगलों में से भी जा रहे थे। क्या हमें पता है कि एक इनके लिए कानून है? ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इनके लिए भी एक कानून था जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट। और यह कानून ये सेंट्रल लॉ है। इस कानून में एक प्रावधान था, इस कानून में एक प्रोविजन था कि वर्कर्स को उसके होम टाउन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी वो एम्प्लॉयर की है, और होम टाउन से लेकर जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर लाने की जिम्मेदारी भी वो वर्कर की है, वो एम्प्लॉयर की है। तो अगर वो यूपी बिहार में रहता है और तमिलनाडु में काम कर रहा है, तो यूपी बिहार से लेकर तमिलनाडु तक उसको पहुंचाने का जो खर्चा होता है वो उस एम्प्लॉयर ने बियर करना है, और वापस उसके होम टाउन तक छोड़ने के लिए भी जो खर्चा होता है वो भी उसके एम्प्लॉयर ने बियर करना है। यह है आपका कानून। दिस इज अ लॉ। नाउ we need to see whether this provision was implemented and applied during this 6 months. यह इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, यह भी इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। यह कानून बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या इस कानून के तहत वो खर्चा उन वर्कर्स को दिया गया, या वो प्रोविजन उनके लिए बनाई गई थी कि भैया अभी उनको जाना है उनके होम टाउन में, तो वेदर द एम्प्लॉयर्स वर मेड टू पे फॉर द फेयर्स, उनका जो ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो जर्नी है, वो जर्नी का फेयर उनके लिए दिया गया उन लोगों को। यस, ये क्वेश्चन जो है हमारे बहुत सारे लोगों ने पूछा नहीं, बहुत सारे टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स ने क्या पता इस पर डिस्कशन किया कि नहीं किया, लेकिन वर्कर्स शायद जो जा रहे थे उनको पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई प्रोविजन उनके लिए है। सो उन्होंने इस प्रोविजन को के तहत जो उनका हक बनता है, जो उनका राइट बनता है, वो राइट क्लेम किया या नहीं किया, वी डोंट नो। एक सत्य सामने है कि उन वर्कर्स को उनका यह राइट नहीं मिला, ना ही बहुत सारे वर्कर्स ने इसको क्लेम किया। ना इसको कौन इंप्लीमेंट, ऐसे ये जो मैं बता रहा हूं कि 40 से ज्यादा सेंट्रल लॉज और 50 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के लेबर लॉज, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इनको इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट में भी मशीनरी है, तो इनको लेबर कमिश्नर इज द बिगेस्ट अथॉरिटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सेकंड अथॉरिटी आती है आपकी फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, दिस इज द अनदर अथॉरिटी। सो एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर आपके भी सेंट्रल लेबर कमिश्नर होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेबर कमिश्नर होते हैं, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सेंट्रल लेबर कमिश्नर होते हैं। उसके बाद we have the provident fund commissioners like me, we have the deputy directors of employee state insurance corporations. So
यह आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी, यहां आपकी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी। तो नाउ ये हम जितने भी अभी स्टूडेंट्स, if there are any, we have many students, we have parents also with us here. मुझे बड़े ही ईमानदारी से बताइए, parents as well as students, I am asking to you a very sincere question. क्या हमने अपने बच्चों को यह बोला है या यह उनका गोल सेटअप किया है कि बेटा ये जो इतना बड़ा हमारा 80% जो लेबर फोर्स है, जो हमारे दिन रात वो एग्रीकल्चर लेबर है या वो इंडस्ट्रियल लेबर है, तुझे इन वर्कर को, इस लेबर फोर्स को उसके कानूनी अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार देने के लिए लेबर कमिश्नर बनना है। उसको, उस लेबर को, उस वर्कफोर्स को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए तुझे फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनाना है, तुझे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाना है। Whether our parents are setting up a goal for their kids to make their kids realize that this also is an important area which is required to be worked upon, which is required to be implemented by an officer. यानी हम हमारे बच्चों के लिए गोल्स क्या सेटअप करेंगे? ओके, तुझे you have to become district collector, you have to become IRS officer, income tax commissioner, you have to become excise commissioner, तुम्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, तुम्हें एम्बेसडर बनना है। यह सारे सर्विसेज, ये सारे कमिश्नर्स, ये सारे ऑफिसर्स, whom are they serving? They are not serving the lower socio-economic strata. यह लेबर फोर्स और लेबर लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करते। लेबर लॉज को इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर्स और ऑफिसेस के नाम ही हमें पता नहीं है, तो हम हमारे बच्चों को उसके बारे में कैसे बताएंगे? बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों को पता नहीं क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं। हम लोगों को ही वर्कर्स और वर्कर्स के लॉज और उनके रिलेटेड ऑफिसेस पता नहीं है, तो यह हमारी स्थिति दिखाता है कि हम वर्कर्स के प्रति हम कितने सजग है, हम उनके अधिकारों के प्रति कितने सजग है। आई डोंट थिंक एनी ऑफ द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कीप्स हिज गोल फॉर बिकमिंग अ लेबर कमिश्नर। ओके, जो कोई भी अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, यू मे प्लीज करेक्ट मी, क्या किसी स्टूडेंट ने अपना गोल रखा है कि यस आई विल बिकम अ लेबर कमिश्नर, और ये 50 से ज्यादा जो कानून बनाए गए हैं, मैं ये चाहूंगा कि ये सारे के सारे कानून उनको इम्प्लीमेंट हो और मैं खुद वो सारे कानून इम्प्लीमेंट करूंगा। Any of the student who is hearing this seminar, he may please unmute himself and share कि हाँ उसने ये गोल रखा था। I will be very happy to hear this. Anyone? Sir, actually, we were not aware about this only. We were not aware about this fact that there is a separate department which works for the labor, and we can go for the post like labor commissioner and all. Yes. Now आपको मैं बताता हूं कि यह यानी लेबर के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, उन डिपार्टमेंट के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता है। यह लेबर लॉज आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, यह सोशल सिक्योरिटी लॉज आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। उनके लिए आपके लेबर कमिश्नर्स है, उनके लिए आपके फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स है, उनके लिए आपके डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, उनके लिए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स है, उनके लिए आपके अलग से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमिश्नर्स है, ESIC कमिश्नर्स है। सो यह भी कमिश्नर्स है,
यह भी ग्रुप ए ऑफिसर्स है और यह भी यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं, यह भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होते हैं। लेकिन आप खुद होकर परखिए कि किस तरह का भेदभाव है, किस तरह का भेदभाव है कि हमें इनकम टैक्स कमिश्नर पता है, हमें एक्साइज के कमिश्नर पता है, हमें पुलिस कमिश्नर्स पता है, लेकिन हमें यह वाले कमिश्नर्स नहीं पता है। दूसरों को दोष देकर नहीं होता है भैया, मैं भी दोषी हूं, क्योंकि जब मैं भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था, जब तक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की एडवर्टाइज नहीं आती है, तब तक मुझे पता नहीं था कि भैया ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या होता है और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या होते हैं। जब ये एडवर्टाइज आई तब जाकर मुझे पता चला कि इतने सारे लेबर लॉज होते हैं, इतने सारे सोशल सिक्योरिटी लॉज होते हैं। और ऑनेस्टली मैं बताता हूं, इस एग्जाम के लिए, यह एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, यह एग्जाम जब तक इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है तब तक मैंने लेबर लॉज के रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। पहली बार फिर मैंने लेबर लॉज के रिलेटेड पढ़ाई की, लेबर लॉज की किताब खरीदी, तब जाकर मुझे पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट के अलग लॉज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग लॉज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सो यह इसलिए होता है क्योंकि हम जो दोष देते हैं कि हमारे जो लॉ मेकर्स है, हमारे पॉलिसी मेकर्स है, वो इन वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यह दोष या यह एलिगेशन हमारे ऊपर भी लागू होता है, हम भी वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मुझे मेरे करियर की चिंता है, मैं चाहता हूं कि मेरा करियर जो है वो अच्छा बने, और मेरी करियर की चॉइस क्या है? मेरी करियर की चॉइस है इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ऑल दैट थिंग। बड़े ही हमें आप यू मे समवॉट फील इट एडवर्सली, लेकिन हम खुद भी ईमानदार नहीं है। हमारी जो ह्यूमैनिटी है, हमारी जो मानवता है, हमारी मानवता सिलेक्टिव मानवता है, सिलेक्टिव ह्यूमैनिज्म है हमारा। जब मेरे करियर का चॉइस आएगा और मेरे सामने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने चॉइस रखी कि तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनना है या लेबर कमिश्नर बनना है, सिंसियरली बताइए क्या चॉइस होगी आपकी? या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि आपके सामने either you can become income tax commissioner or you can become provident fund commissioner, तो कौन सा आप चूज करोगे? भैया प्रोविडेंट फंड कमिश्नर चूज तब करोगे जब आपको पता होता है कि भैया ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, तब तो आप चूज करोगे। दिस इज द थिंग। हम कहते हैं कि भैया वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ये जो हम कहते हैं इसको टेस्ट कीजिए कि वाकई में ये इतना सारा इंटरनेट, गूगल जो है वो हम कितना सिलेक्टिवली यूज करते हैं, हम हमारा इंफॉर्मेशन भी कितना सिलेक्टिवली यूज करते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, अगर आपको लगता है कि एंटायर इंडिया की जो वर्कफोर्स है, इंडस्ट्रियल लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है, इस तरह का कोई कोरोना पैंडेमिक, जब होपफुली इस तरह का पैंडेमिक कभी ना आए, होपफुली ऐसी सिचुएशन कभी भी वर्कर्स के ऊपर ना आए, लेकिन क्या कोरोना पैंडेमिक के पहले वर्कर्स नहीं थे? हमें केवल और केवल कोरोना पैंडेमिक में वर्कर्स दिखे, क्योंकि जब टीवी स्क्रीन उनको फ्लैश कर रहे थे तब। उसके पहले भी वर्कर्स थे, उसके पहले भी वर्कर्स इतनी बुरी कंडीशन में काम कर रहे थे। लेट मी टेल यू, आप सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में ट्राइबल बेल्ट में जाइए, आपको 10 रुपए पर डे से लेकर काम करने वाले लोग दिखते हैं। 10 रुपए, ₹10 पर डे। उनको पता नहीं है मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस जैसे मिनिमम आज महाराष्ट्र में कोई भी अनस्किल्ड लेबर भी है तो 250 रुपए, 260 रुपीज पर डे मिनिमम वेज। यह है, यह मिनिमम वेजेस एक्ट सेंट्रल ने बनाया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके लेबर कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट के लेबर कमिश्नर।
उसी तरह से अभी देखिए नाउ, जैसे मैंने आपको शेयर किया था, I will not be able to means detailed you about the other labor laws, लेकिन at least जो मेरा लॉ है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो मैं आपको शेयर करता हूं कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है, ओके, डज एनीवन हैज दैट? Okay, Mangesh ji, can you please read Article 41? Just a minute. Sir, can I? Please, Tanvi. Article 41 says, right to work, to education, and to public assistance in certain cases. Please. Okay, now, I will stop here. Whether right to work, this is a constitutional provision, क्या इस right to work को एक लॉ में कन्वर्ट किया गया है? अब सभी के लिए क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, कौन सा लॉ बना है? इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? We have work. Manrega. Equal opportunities, sir. Equal opportunities for women and gender specific equal opportunity for all. नहीं, you should be very clear when we are reading the articles, when we are reading the words of the articles. तन्वी ने जो पढ़ा है वो right to work है. Right now it is right to work. Work, yes. It is not right to equal pay. It is not right to equal wage. It is right to work. तो जो हमें बताया गया है कि मनरेगा, मनरेगा आपको गारंटी देता है कि अगर आपको काम नहीं मिला तो काम हम देंगे. We will give you work, और जिस पीरियड में एटलीस्ट 100 दिन आपको काम देंगे, साल के 100 दिन आपको काम देंगे, और वो आपका राइट रहेगा. और हम अगर काम नहीं दे पाए तो आपको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे. यानी आइदर सरकार को वो काम देना होता है, उनको वो रोजगार प्रोवाइड करना होता है, और अगर वो रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाए तो उनको उसके लिए भी पैसा देना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होता है. राइट टू वर्क. लेकिन मनरेगा, ये सेंट्रल का जो कानून है ये बहुत बाद में आया. एटलीस्ट जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मुझे बता है, क्या इस तरह की कोई स्कीम या इस तरह का कोई कानून महाराष्ट्र में वर्क कर रहा था पहले? I think we had that Anganwadi workers, and in Assam also we had the tea workers का अपना एक ये था. I am not getting properly, but I have read it somewhere. सतीश जी, क्या एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने वाला कोई कानून था? वर्क की गारंटी देने वाला, रोजगार की गारंटी देने वाला? एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. महाराष्ट्र से जो पार्टिसिपेंट्स है, अगर उनको ये बात पता नहीं है कि मनरेगा ये सेंट्रल का लॉ बाद में आया, 50 सालों से महाराष्ट्र में खुद का कानून है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रोजगार हमी योजना, जो स्कीम थी, एक्ट नहीं था, योजना थी, एक वेलफेयर प्रोग्राम था. हाँ, ये सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया भारत में. यो बोलते हैं उसको, वेरी फेमस रोजगार हमी योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इट वाज अ स्कीम. ओके, अभी इट वाज राइट टू वर्क. तो राइट टू वर्क को ट्रांसलेट करने के लिए एक कानून बना, और कानून का अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. देन तन्वी हैज रेड देयर वाज राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, यह बाद में फंडामेंटल राइट में ट्रांसलेट हो गया. अभी इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कानून बना? राइट टू एजुकेशन एक्ट. सो नाउ
that act is also being implemented. Then the third, which Tanvi read, can you read it again? What was the third part? Public assistance. Yes, sir. And to public assistant in certain cases. Okay, can you also share what are those certain situations, what are the certain cases in which public assistance is required to be given? Sir, I think when the workers do not get the No, favorable please read from the article. Please read from the article. Okay, sir. So can I speak? Hello. Please. When workers are retired, Okay. For No, the no, discussion public, sake, see, public assistance in case of unemployment, old age, Yes. sickness, disablement, Yeah, yes. वगैरह वगैरह. exactly. That is related to Yeah. Article 41. Yes, public assistant in case of unemployment, yes. sickness, physical disabilities. ओके, अभी इसका मतलब मुझे बताइए, अभी इसको ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया है? यह आर्टिकल यानी द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक असिस्टेंस इन दीज केसेस. सो what are the laws which are formulated to provide public assistance in case of unemployment, in case of old age, in case of sickness, and in case of disablement? ESI Act. Exactly. यह है ESI Act, यह है आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, मेरा कानून, जो लागू किया गया है. उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कानून हैं. वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट. यस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट भी है. कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रोविजंस? Hello, sir. This is Sudhir. Compensation Act. Yeah, sir. This is Sudhir. I am a labor law. I have done my master degree from Symbiosis Institute of Management in labor. Well, I think you should have been sharing most of the contents of today's webinar. I am not the right person to share. Please go ahead. No, sir. You are a right person. So under the Workmen Compensation Act, various provisions are there. If the workman is, losing any capability of working in the core process of industry process, so you should be able to give all the compensation from the under this act. So it may be the compensation will be under the Maternity Benefit Act, ESIC Act, then Workmen Compensation Act. So various provisions are there under which the workman can get the compensation under this criteria. ओके. वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट, ये आपको बता दूं, ये ब्रिटिशों के जमाने का कानून है और बेहतरीन कानून है. इट वाज द फोरमोस्ट और शुरुआती कानून है, एकदम शुरुआती दौर पर बनाया गया है. उस किसी भी वर्कर की, किसी भी मजदूर की काम करते समय उस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, काम करने की जगह में अगर एक्सीडेंटल इंजुरी हो गई या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो वो जो एम्प्लॉयर होता है, वो जो नियोक्ता होता है, यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इमीडिएटली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे. दैट इज द कंपेंसेशन. उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी अगर हुई है, उसके लिए इंजरी हुई है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए डेथ हुई है, तो उस केस में भी वो इमीडिएटली उसको जो स्टिपुलेटेड कंपेंसेशन प्रोवाइड किया गया है कानून में, वो इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करे. नाउ यानी एक अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव डिसेबलमेंट अगर हो गया, यानी डिसेबलमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो 4 स्पेसिफिक एरियाज बताए गए हैं, दीज कंडीशंस, यानी ओल्ड एज में मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा, कोई भी हम में से काम नहीं कर पाएगा. इसलिए ओल्ड एज में हमारा लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए क्या किया गया? पेंशन बनाई गई, पेंशन का कानून बनाया गया. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट वालों को पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को पेंशन, डिफेंस वालों को पेंशन. उसके बाद आपके
Pardon? हाँ, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है। अब मुझे बताइए भैया, जो होटल में काम करने वाला जो वर्कर है उसके लिए कौन सी पेंशन है? उसके बाद जो फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर है उसके लिए कौन सी पेंशन है? जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला वर्कर है, जो मॉल बन रहा है, बड़ा सा मॉल बन रहा है, वहां पर काम करने वाला जो मजदूर है उसके लिए कौन सी पेंशन है? Employee Provident, प्लीज yeah, Employee Provident Fund Scheme. Nowadays, EPFO is. It is my organization. Yes. It is EPFO If you which takes care of all this pension, of all this provident fund. यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए गवर्नमेंट पीएफ और पेंशन स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए उन वर्कर्स को, ऐसे वर्कर्स को who do not fall under any government PF और पेंशन स्कीम, जिसके लिए कोई भी इस तरह की कानून या योजना नहीं बनाई गई है, उनको प्रोविडेंट फंड और पेंशन प्रोवाइड करना, ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और अंडर ईपीएफ एक्ट, अंडर ईपीएफओ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ Sir, ये आप, sir, हाँ प्लीज, can I speak something? प्लीज Sir, just see, if you are giving a reference for the Constitution of India, now the person who is working, suppose I am working with IBM, my wife is also working with IBM, okay, and then there one person who is working under the central government or state government, he has a pension, right? So his life is secured after the retirement. But even if you take an example of IBM, even if you are retired, we are getting a pension of 1,500 rupees, not more than 2,000 rupees per month. Okay, so what is the next policies? Any government is coming with no policies, or coming? we will discuss this. We will discuss this later on. Now, तो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स है, उनके लिए ये जो कानून बनाया है, लेट मी शेयर यू वेरी ओपनली। यहाँ पर सोलापुर, आई एम पोस्टेड इन सोलापुर में यू माइट बी नोइंग देयर इज अ पिलग्रिमेज टाउन, जिसको हम कहते हैं पंढरपुर। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है, उस विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के तहत 200, 250, 300 से लेकर वर्कर्स है, जो वो एंटायर ट्रस्ट का, वो मंदिर का काम देखते हैं। नाउ व्हेन आई ज्वाइंड इन 2017, यहाँ पर इस तरह का पंढरपुर है, उसके बाद तुलजापुर है, उसके बाद सोलापुर में प्रॉपर एक सिद्धेश्वर टेम्पल है, जहां पर बड़ी ट्रस्ट है। तो ये जितने भी टेम्पल्स है और टेम्पल ट्रस्ट है, एटलीस्ट बड़े बड़े टेम्पल ट्रस्ट जो है, दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो व्हेन आई सॉ कि यहाँ पर ये जो पंढरपुर का टेम्पल ट्रस्ट है, उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर का टेम्पल ट्रस्ट है, उनके जो वर्कर्स है, उनके वर्कर्स को ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये एक्ट अप्लाई नहीं किया गया था, दो द ट्रस्ट वाज मैनेज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी सो मैंने क्या किया, जस्ट आई गेव अप अ कॉल टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड आई जस्ट इन्फॉर्म्ड हिम कि सर, दिस इज द सिचुएशन, वी आर हैविंग more than 250 to 300 workers in that Pandharpur Vitthal Rukmini Mandir trust, and this act is not yet made applicable. So a very honest reply was given by the district collector. He very frankly said, Hemant ji, okay, let me tell you, I was not aware of this, but now you have informed me, I will take steps to ensure that this act is made applicable. So because ये बिल्कुल ये समझने वाली बात है, it is perfectly understood कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं,
उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंडर में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं विच ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ. So it is completely understood that he may not be aware of all the statutory laws which are applicable to the workers. So accordingly, तब से वो लॉ उनको अप्लाई हुआ. पंढरपुर से वहां के जो इस ट्रस्ट को मैनेज करने वाले मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपका पहला कानून है, अभी तक आपका पहला लॉ है जिसके तहत हम कहीं रजिस्टर्ड हुए और हमें कोई बेनिफिट एक्सटेंड हो रहा है. सो यह कोई प्राइवेट फैक्ट्री नहीं है, यह कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है जो चल रही है. यह तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है जिसके तहत वो विठल रुक्मिणी मंदिर समिति है और जिसका चार्ज एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संभाल रहा है. इट इज सच अ ट्रस्ट. और यह भी मैं मींस बड़े ही रीजनेबली रिस्पॉन्सिबली शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट सेटअप में, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें चलते हैं, वहां पर बहुत हमें इस तरह का डिफॉल्ट दिखाई देता है. डिफॉल्ट in labor laws, default in application of social security laws. So in all such areas, we approach those government authorities and we make them apply. Second example, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर बड़े शहर में होती है. ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी ये ईपीएफ एक्ट लागू किया गया था 2011 से. अभी when again in 2017, आपको पता है हमारे घर में जो कचरा होता है, हम कचरा करने वाले जो लोग हैं, हमारा किया हुआ कचरा साफ करने के लिए कोई आते हैं. वो जो सफाई करने वाले जो लोग आते हैं, मोस्टली ये सारे के सारे जो पिकर्स होते हैं, ये जो वेस्ट कलेक्ट करने वाले ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जो सफाई कर्मी होते हैं, ये कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज होते हैं या कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एंगेज किए हुए वर्कर्स होते हैं. उन वर्कर्स को उस गंदगी में काम करना होता है. हमने क्रिएट की हुई जो गंदगी होती है उसको कलेक्ट करना होता है और उसको डंप करना होता है. कभी हमने सोचा है कि भैया ये जो दिन भर उस गार्बेज के इर्द गिर्द रहने वाले जो वर्कर्स है, इनके हेल्थ पर क्या अफेक्ट होता होगा और उसके अगेंस्ट में इनको क्या सोशल प्रोटेक्शन या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है या लेबर लॉ का प्रोटेक्शन है. सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग हियर आल्सो कि जितने भी इस तरह से 200-250 वर्कर्स कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी के थ्रू जो लगाए गए हैं उनको, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद जो वर्कर्स एंगेज किए हैं उनको भी यह लॉ अप्लाई हुआ था, लेकिन वो कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी. 2011 से लेकर 2017 तक सोलापुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रोविडेंट फंड का 1 रुपया भी उनके वर्कर्स का पे नहीं किया था. सो इंक्वायरी, वी आर सपोज टू इनिशिएट क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरीज. तो हमने क्वाजी जुडिशियल इंक्वायरी सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में शुरू की. और बात इंक्वायरीज में, इट इज सपोज्ड कि जो कंसर्न ऑफिसर आता है, इट इज एक्सपेक्टेड कि दैट कंसर्न ऑफिसर शुड बी मेड अंडरस्टूड कि भैया यह लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यह लॉ प्रोविजन के तहत यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वर्कर्स इन सच एंड सच अ वे. लेकिन भैया ऐसा हो रहा है कि अगर यह लॉ अप्लाई हो रहा है लेकिन वो कॉर्पोरेशन के कोई ऑफिसर, कमिश्नर, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दैट इंक्वायरी. सो आई हैड टू इशू अ समन्स टू द म्युनिसिपल कमिश्नर. नाउ दिस इज नॉट द स्टेज विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, बिकॉज एक गवर्नमेंट ऑफिसर दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में समन्स इशू करता है. दिस शुड नॉट हैपन. देयर शुड बी वेरी हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग. वो नहीं हो रहा था, इस वजह से ये कोर्सिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ी एंड आई वाज कंपेल्ड टू इशू
समन्स टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। और जब यह नौबत आई, then the municipal commissioner visited my office, appeared before me, and then I started explaining him the EPF law and his responsibility under the EPF Act and what he is supposed to do for the workers. और 2017 से सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनके वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड जमा करना शुरू हो गई। लॉ अप्लाई हुआ था 2011 से। सोलापुर प्रोविडेंट फंड ऑफिस भी तब से था, सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तब से था, सोलापुर कॉर्पोरेशन के अंडर में काम करने वर्कर्स भी तब से थे, लेकिन वो वर्कर्स तब से वंचित रहे थे। इसका मतलब क्या है कि संविधान में प्रोविजन भी है, संविधान का वो प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए कानून भी बनाए गए, वो कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिसर्स भी बनाए गए, लेकिन ऑफिसर्स जो है उन्होंने सही समय पर अपना काम नहीं किया। सो हु इज सफरिंग? जो आपके घर में साफ सफाई करने वाला जो वर्कर है वो सफर हो रहा है, उसको कोई प्रोविडेंट फंड या पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। यह वाली सिचुएशन होती है। और मीन्स यह जो चीज है ना कि वेदर इट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में भी आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस भी बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एंगेज करता है। आपके बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंगेज करते हैं। मैं भी मेरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंगेज करता हूं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स कॉन्ट्रैक्टर पे है, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के थ्रू है। मेरे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। मेरे जो हाउसकीपिंग वाला स्टाफ है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। सो मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इन प्राइवेट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर इट इज बीइंग कॉन्ट्रैक्चुअलाइज्ड। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन होता है तब ये सारे के सारे लेबर लॉज को अप्लाई करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी मैंडेटरी होता है। सो even government departments are supposed to play the role of their employers while implementing the laws, particularly with respect to the contractual workforce. Abhi, I think we are running out of the time. Randomly we were discussing the issues. This was not a structured discussion. I am really very sorry for that. बहुत सारे ऐसे चीजें I have not worked upon on this topic very thoroughly. I am really sorry for that. मैं इसको structured way में present नहीं कर पाया, but yes, we had an interaction. जो कुछ important चीजें मुझे लगी, I had shared. There are many things even which participants want to share. I had seen some chats where participants want to respond. So I will stop here and I will end my interaction here. Thank you all participants. Thank you Sambodhi Academy and Mangesh ji for allowing me to speak. Thank you all, and the session is open for all of you. Thanks dear. This was really a great insight for all those students specifically and even other participants also. इस सेशन में जो मेरे संबोधि आईएएस एकेडमी के जो स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस भविष्य में बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में बड़े बड़े पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, वैसे संबोधि का मिशन तो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और विथ मॉरलिटी, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग बनाना, यही हमारा काम है और यही मैं कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक अलग बात जो है, मतलब जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स करियर ओरिएंटेड होते हैं एंड उसकी वजह से पीएफ की वैकेंसीज भी वैसे और एड्स भी वैसे 3 साल में एक बार आती रहती है, तो काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। सो हमेशा से हम लोग जो बोलते आते हैं वो बात हम आज भी कह रहे हैं
जैसे हेमंत ने यहाँ पे अभी डॉक्टर हेमंत ने यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया कि हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में हम कितने लोग सोचते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर जो वेल ऑफ सोसाइटी है समाज की, वो समाज की वेल ऑफ सोसाइटी इसके बारे में कितना सोचती है। तो हमें हमारी सोच बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही मतलब उसको एक कंस्ट्रक्टिव सेटअप के साथ आगे जाना होगा। उस कंस्ट्रक्टिव सेटअप के साथ तभी हम जो है इस तरह के जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी इतना बड़ा एक एग्जांपल है कि कलेक्टर इज नॉट अवेयर एंड इवन कमिश्नर इज नॉट अवेयर। सो इससे बड़ी मतलब जैसे व्हाट एवर द थिंग्स कि पता नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक लार्जर सेक्शन है सोसाइटी का, तो उनके बेनिफिट्स के लिए क्या कानून है, संवैधानिक प्रोविजंस क्या है और उसके लिए किस तरह से हमने काम करना चाहिए, इसके बारे में हर कोई, मैं तो ये मानता हूँ, मतलब जब हम डॉक्टर हेमंत और मैं हम जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि अरे भाई जो हमारे मतलब काफी सारे जो हमारे जो फ्रेंड्स है जो आज अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई उस जिस सिंसियरिटी से, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सभी ने काम करना चाहिए, तो कभी-कभी वो थोड़ी-सी पॉजिटिव नेगेटिव बातें दी जाती है। तो एनीवे दैट इज नॉट एन लाइक पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर हेमंत एंड थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करते हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसके तरफ चलते हैं। एक 5 मिनट हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एंड वी शैल कंक्लूड दिस very nice session, and it was nicely constructed. It's not like that ki it was not constructed. It is a constructed session and informative. You have taken so many so many things, you have mentioned so many things. उसमें एक्ट्स भी आ गए, श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कितना परसेंटेज है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, कौन से छोटे मोटे लॉज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये सारी बातें इसमें आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बाकी है, क्योंकि जितने भी एक्ट्स होंगे उसकी तो लिस्ट काफी लंबी होंगी। वो एक्ट टेक्निकली हमें यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है, दैट इज नॉट इवन एक्सपेक्टेड ऑल्सो, लेकिन जो हमारी जो थीम है वो पूरी तरह से डिस्कस हो गई है। ओके, सो डोंट फील लाइक दैट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड? Thank you, sir, giving for this opportunity. The same question to Hemant, sir. There is a one set of employees who is working under the public, means under the government sector, and there is a one sector which is working in IT, like in IBM, Accenture, Capgemini. Okay. Now, as per my knowledge and as per our constitution, we have fundamental rights and equal opportunity for equal work, and all this lot of labor laws available in India and even in internationally also. But when you are working to the government, not in India also, in Singapore also, or in other countries also, when you are working for the government, you are getting a secure pension. But the same person, the person who is working like a company, big companies like IBM, Accenture, Capgemini, or Reliance, or any other company, he is not getting the same pension. So do you think that the fundamental rights has been violated? Okay. Prajwal ji. Yes, Sudhir. Prajwal is my son's name. Prajwal is our student. Prajwal is our student who recently joined. कनेक्शन था थोड़ा इशू झाला वाटतं. Sir, in addition to that, I would like to ask, आता जर आपण पाहिलं तर म्हणजे त्यांच्या क्वेश्चन्स वर्षा आधी त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर संपू दे, नंतर आपण प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड और पेंशन देता हूं, मुझे पेंशन नहीं है, because I was selected in 2005. All those officials, employees who are selected after 2004 and 2005, they are not extended any government provident funds or government pension scheme. So in
इन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम बनाई है। मीन्स ये न्यू पेंशन स्कीम क्या है, पहले क्या होता था, पहले जो 2004 के पहले के जो एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनके लिए प्रोविडेंट फंड उनके सैलरी से डिडक्ट होता था, गवर्नमेंट कुछ शेयर डालता था, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता था और वो सारा का सारा उनको बाकी मिलता था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, ये वाला प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट है। और पेंशन का कंसेप्ट क्या था कि एंटायर पेंशन वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अभी यानी जो गवर्नमेंट पेंशन देती थी उसके लिए एम्प्लॉय को उसके पॉकेट से कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। 2005 के बाद क्या हुआ है, मुझे पेंशन के लिए मेरे जेब से ही गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है और मुझे मेरे प्रोविडेंट फंड के लिए भी मेरे जेब से पैसा देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट कह रही है ओके ये तुम्हारा दोनों पैसा जो है ना, यह हम जो है आपको आपके रिटायरमेंट के बाद दे देंगे वापस। 8.33%. हाँ, सो जो पहले पेंशन गवर्नमेंट देती थी, अभी वो पेंशन के लिए मुझे खुद अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट कर दी तो हम न्यू पेंशन स्कीम में आ गए। एक साल पहले जो एम्प्लॉयज थे, यानी एक साल पहले के बैच के जो पीएफ कमिश्नर्स थे, वो गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में फॉल होते हैं और हम जो है न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। तो भैया वो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही कानून अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी वही कानून अप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दे आर गेटिंग डिफरेंट पीएफ पेंशन बेनिफिट्स, आई एम गेटिंग डिफरेंट पीएफ पेंशन बेनिफिट्स। सो यह एक डिस्पैरिटी है, कि गवर्नमेंट के अंडर में भी डिस्पैरिटी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी न्यू पेंशन स्कीम जो है जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं वो ओपन हुई है। अरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी ये स्कीम है। इफ यू आर वर्किंग इन IBM IT सेक्टर जो है, you also have the option to join this national pension system. You can opt. There is a corporate customized corporate scheme which you can opt. आपको अभी ये भी ऑप्शन है। सो अपार्ट फ्रॉम आपको कंपलसरी EPF का ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी है, लेकिन NPS न्यू पेंशन स्कीम जो है यह आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्रज्वल जी, ऐसा नहीं है कि Yes, sir. आपके सामने ऑप्शन नहीं है, यू हैव एन ऑप्शन। Yes, I got point, sir. Thank you. Yeah. किन्नरी तुझा प्रश्न विचार। हाँ किन्नरी तुझा प्रश्न विचार पटकन। आवाज नाही येत आहे। योर चॅटिंग मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये वर्षा तुझा तोपर्यंत विचार, वर्षा तुझापर्यंत तुझा काय क्वेश्चन होता तो विचार। सर माझं आन्सर मिळालं, मला हेच विचारायचे होते की 2005 नंतर जे सर्व्हिस मध्ये आहेत त्यांना तर पेन्शन बेनिफिट नाहीये, तर त्याबद्दल क्लिअरन्स मिळालं। बरं ठीक आहे, ओके। किन्नरी तुझा चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन लिहू शकते तू। अच्छा, इन द मीन टाइम ये भी 2 दिन पहले जो मैंने शेयर किया था कि ऐसा नहीं है, मुझसे भी कुछ चीजें रह जाती है। जैसे अभी मुझे पता नहीं था कि सोलापुर सिटी में 150 फीमेल वर्कर्स है जो लिज्जत पापड़ बना रही है और जिसको ये प्रोविडेंट फंड और पेंशन के बेनिफिट्स नहीं किया कि सर इतनी सारी फीमेल वर्कर्स है जो काम कर रही है लेकिन इनको पीएफ पेंशन नहीं मिल रही है। जैसे ही मुझे व्हाट्सएप आया उसके दूसरे दिन इमीडिएटली मैंने मेरे इंस्पेक्टर को वहां पर भेज दिया और उसने देखा द इंफॉर्मेशन वाज करेक्ट एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट टू दोज फीमेल वर्कर्स हैज बीन स्टार्टेड। सो यह जो है इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग कहते हैं। दीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वैसे वैसे वी गो एंड अप्लाई आवर लॉज। सो I think there is no question now, and yes, so thanks dear। आवाज येतोय का? हाँ आवाज येतोय, बोल हाँ बोल।
हा किन्नरी बोल. हा तर तुम्ही आता बोललेलात की जे वर्कर्स असतात, क्लीनर्स असतात, सो त्यांच्यासाठी गव्हर्नमेंट त्यांच्या हेल्थसाठी किंवा त्यांच्या लाईव्हलीहूडसाठी काही बघत नाही. म्हणजे प्लॅन्स आहेत पण ते इम्प्लिमेंट करत नाही. पण सर असे म्हाडाचे ना बिल्डिंग बनवलेले असतात. पण हे जे लोक असतात ना ते काय करतात की ते रेंटवर देऊन टाकतात किंवा ते लोक तिथे राहायलाच जात नाही. मग अशा लोकांचं काय करायचं? म्हणजे आता तोंडापर्यंत घास आणला तर गिळून पण द्यायचं का? म्हणजे आता ह्या लोकांसाठी काय करायचं? तो प्रश्न वेगळा ह्यांच्यामुळे आहे. नाही गव्हर्नमेंटला आपण नावं ठेवतो ना. नाही, आता बघ, ते म्हाडाचे घर ज्या कामगारांनी बनवलेले आहेत, तू त्या कामगारांच्या संदर्भात विचारून राहिलेली आहेस की ते बनवलेले घर जे लोक विकत घेऊन राहिलेले आहेत त्यांच्या संदर्भात विचारून राहिली आहे? नाही नाही, ते तिचा प्रश्न कामगार कसा आहे, तिचा हा. तिचा प्रश्न कळला मला. मुंबईमध्ये काय झालंय, तुला हेच म्हणायचं आहे ना की झोपडपट्ट्या हा. बाजूला करून जे हो. झोपडपट्टीत राहिलेले जे लोक असतात त्यांना घरं दिली जातात म्हाडाची. हो. मग ती लोक ती एकतर तिथे राहत नाही, परत झोपड्या बांधतात आणि परत हा. तिथे ते दुसऱ्यांना. तर तो प्रश्न टोटली आहे, तुझं ते ऑब्झर्वेशन ते टोटली वेगळं आहे. इट इज अ व्हॅलिड पॉइंट. हा, म्हणजे व्हॅलिड इन द सेन्स कसं, तिला असं म्हणायचं आहे की ज्या गरिबांसाठी आपण करतो, गव्हर्नमेंट जे हा. करते, तर ते गरीब त्याचा फायदा घेत नाही, ते परत त्या झोपडीमध्ये जातात आणि परत ते तसंच त्यांचं ते चालू राहतं. आणि आपण हे नाही, थोडस गव्हर्नमेंटला तोच त्यांचा ब्लेम फायदा करतो. आहे ना हा. किन्नरी, तो त्यांचा फायदा आहे. हो. झोपडीमध्ये राहून जर त्यांना तो रेंट मिळून राहिलेला आहे, त्या कोण कोणाला झोपडीमध्ये राहावं वाटेल? जर माझ्याकडे मुबलक पैसा आहे, माझ्याकडे मुबलक पैसा आहे, तर माझी इच्छा होईल झोपडीमध्ये पुन्हा जाऊन राहायची. कुणालाच तू जगातील कुठल्याही व्यक्तीला विचार, जर त्याच्याकडे पैसा असेल तर तो कधीच पुन्हा एखाद्या घाणेरड्या स्लम मध्ये एरियामध्ये जाऊन राहायची इच्छा ठेवणार नाही. that is because of his compulsion, that is because of his poverty he is taking such a decision. He is not freely or willingly taking his decision. त्याच्याकडे जर तेवढा पैसा असता तर चांगला तो जुहू चौपेटीच्या जवळ त्यांनी फ्लॅट घेतला असता. किन्नरी IAS झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी नवीन प्रकल्प सुरू करेल जुहू चौपाटीवरती. किन्नरी. ओके, सो एनिवे, बरेचसे त्याला म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे हेमंत, त्याला बरेचसे वेगवेगळे, ज्याला आपण म्हणतो डायमेन्शन्स आहे, कारण मुंबईमध्ये थोडासा तो एक वेगळा विषय आहे तो. ओके, एनिवे, थँक्यू ऑल ऑफ यू. म्हणजे आज थोडंसं बरं वाटलं मला, बिकॉज आज या सेशनसाठी तरी एक चांगली प्रेझेंटी लोकांनी लावली. मला वाटतं की आय थिंक की पीपल रिअलाइज इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस सेशन. हॅलो सर, हा, यस. माझा एक प्रश्न आहे की हॅलो, माझा आवाज येतोय? येतोय. Yes, हा, you are बोला audible. बोला. हा, अनुजा, हा बोला. समुद्रात जे छोट्या बोटींवरती काम करायला असतात कामगार, त्यांचा प्रोव्हिडंट फंड कसा कापला जातो? तिसऱ्या दिवशी. ओके. हे सेल्फ एम्प्लॉइड आहेत का बेटा? नाही. मग ते नेमकं कुठे का, म्हणजे ते फिशरमॅन आहेत का? ते त्यांचा नाही, व्यवसायच आहे का? कामगार आहेत, ते लेबर. ओके, ते बघ, मोठे मोठे जहाज आहेत किंवा ज्याला डॉक म्हणतात, ते जर आहेत, डॉकयार्ड जर असेल आणि तिथं जर काम करणारे कामगार आहेत, तर डेफिनेटली त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन आणि इतर लेबर लॉ सुद्धा लागू होतील. परंतु जे मासेमारी करणारे आहेत, मासेमारी करणारे जे आपले फिशरमॅन आहेत, ते म्हणजे समुद्रामध्ये जाऊन मासे पकडत असतील आणि तो त्यांचा फॅमिली बिझनेस असेल, त्यांनी त्याचं कुठेही रजिस्ट्रेशन नसेल केलं आणि ते स्वतःहून काम करून राहिलेले आहेत, फॅमिली बिझनेस म्हणून किंवा ऑक्युपेशन, फॅमिली ऑक्युपेशन, ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन हा जर त्यांचा आहे, तर बेटा ते अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये येतात. ते अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये येतील आणि त्यांना मग अशा प्रकारे कुठलेही लॉज अप्लिकेबल होत नाहीत. ओके सर, थँक्यू. ओके, चलो, मोस्ट वेलकम.
Okay, chalo. So time is also running now, and so instead of extending this session, we are concluding this session here only. Thank you, Dr. Hemant Tirpude sir, and rest of the students and other participants who participated from different parts of India. There are few regular participants who are participating from Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh. And I can regularly I am reading their names. So जो लोग रोज मतलब इस सेशन में उत्तराखंड से एक लड़का है जो रेगुलर पार्टिसिपेट हो रहा है 26 नवंबर से, और एक दूसरी एक महिला है जो यूपी से रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, और एक दो लोग हैं जो अदर स्टेट्स के हैं. सो इसीलिए ये स्पेसिफिकली जो सेमिनार्स है हमने हिंदी में रखे थे ताकि सबको ये जो सेशंस है वो समझ में आए. सो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर हेमंत, एंड थैंक्स अ लॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स. आज का जो सेशन है वो मैं यही समाप्त करता हूँ. और जो हमारा कल का जो सेशन है, कल का सेशन ठीक मतलब अभी कल से लेके 5 दिसंबर तक हमारे सेशंस रहेंगे, और हमारे जो टाइमिंग रहेगा 9 बजे का ही रहेगा. तो 9 बजे से 10:15 साढ़े 10 का जो सेशन है उसको आप सभी लोग अटेंड करेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूँ. एट द सेम टाइम इसका आईडी, पासकोड या जो भी आपको लिंक भेजी है वो सेम है, वो चेंज होने वाली नहीं है. तो आप आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग होंगे तो उनको आप अपील कीजिए कि ऐसे जो इम्पोर्टेंट सेशंस है, अच्छे अच्छे विषयों पे सेशंस है, तो वो अगर आप अटेंड करते हो तो एक संवैधानिक जो जानकारी है, हम क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन इसका जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन नहीं समझेगा, या इसके एप्लीकेशन में क्या कमी है और उसको किस तरह से हमें करना है, वो जब तक हमें नहीं समझेगा तब तक इस संविधान के हर प्राविधान को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जिसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होती है, तो हम जो भारत के लोग हैं उनको अवेयर होना, जागरूक होना, सजग होना, और फिर इस सारे प्रोविजंस को आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा जिसे हम बोलेंगे कि एक जागरूक सोसाइटी का निर्माण होना, ये बहुत जरूरी है. इसी वर्ड्स के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत त्रिपुड़ी को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू टुमारो एट 8:50 PM. रात में हम 8:50 को फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ. कल का जो सब्जेक्ट है ये सोशल जस्टिस है, जो सोनोने साहब है हमारे डिप्टी कमिश्नर सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट मुंबई विभाग के, तो वो ये कल का जो सेशन है वो कंडक्ट करेंगे. थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir.